हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण जोशी क्लासेस में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियोस में मैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ। और पूरे बुक के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और एमसीक्यू क्वेश्चन की मैं 4 से 5 वीडियो बनाऊंगा ताकि हम सारे क्वेश्चन क्या कर सकें, कवर कर सकें इस वीडियो में। क्योंकि एमसीक्यू इस समय कम से कम 10 से 15 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं और एमसीक्यू कहीं से भी पूछा जा सकता है बोर्ड में। तो इसलिए क्या करना है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लेने होते हैं। और जितने भी मैं यहाँ तैयार कर रहा हूँ सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए आपने क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देख लेना है। और मेरे उत्तर बताने के साथ साथ आपने क्या करना है, अगर आपको उत्तर ऑलरेडी आता है तो आपने क्या करना है, कमेंट मेरे को कर देना है, ठीक है। ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोगों को क्या कितनी प्रिपरेशन आपने कर रखी है, ठीक है। और आप लोग खुद का भी चेक कर पाएंगे कि आपका कितना तैयारी हो गया है। तो चलो शुरू करते हैं आज का। इसी प्रकार मैं और विषयों के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डेली रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ। प्ले लिस्ट देख सकते हैं हम नीचे जा करके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ आपने क्या करना है, चेक कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और स्टार्ट करता हूँ मैं आज ये आपके सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास है, भारत और समकालीन विश्व, ठीक है, इतिहास है, इससे संबंधित क्या कहते हैं आपका टोटल क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। आधे घंटे की लगभग वीडियो रहेगी जिसमें हम सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है वो आप कैसे ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न क्या लिखा है, पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है। फ्रांस की क्रांति हुई थी, ऑप्शन दिया है 1788 में, 1789 में, 1700, हाँ 1789 में, 1790 में और 1787 में। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी आपकी 1789 में, ठीक है। 1789 में हुई थी। जिन बच्चों को पता है वो जल्दी से क्या करें, मुझे कमेंट भी करते रहिए अगर संभव हो तो। नहीं तो आप एक कॉपी लेके बैठ सकते हैं, उनके अपने ऑप्शन नोट करके रख सकते हैं, ठीक है। ताकि आपको आप लास्ट में पता चल सके कि आपको कितने अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर रखी है और कितनी और आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए पहला क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फ्रांस की नागरिक संहिता 1804 को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो फ्रांस की नागरिक संहिता 1804 जो है, इसको जाना जाता है नेपोलियन संहिता के नाम से, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं फ्रेंच संहिता, नेपोलियन संहिता, पेरिस संहिता और मेरालियन संहिता। तो इसको जाना जाता है नेपोलियन संहिता के नाम से, ठीक है। किसके नाम से जाना जाता है, नेपोलियन संहिता के नाम से। 1804 में जो फ्रांस का राजा था वो कौन था, नेपोलियन था, ठीक है। तो इसने जो संहिता बनाई थी इसको क्या कहते हैं, नेपोलियन संहिता कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका 2023 में भी पूछा गया है आपके पेपर में, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें निम्नलिखित में से किस भावना से प्रेरित थी, ठीक है। तो पहला ए है समाजवाद, ठीक है। ए समाजवाद, रूढ़िवाद, उदारवाद और रोमानीवाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रूढ़िवाद, ठीक है। आप बीच में वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर लिख सकते हैं या उत्तर कमेंट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। ताकि आपका आपकी तैयारी साथ के साथ होती रहे प्रैक्टिस, और इतने अच्छे से तैयार कर लेना है कि आपको दोबारा इस वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। एक ही बार में क्या करें, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और एक ही बार में सारे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं इस इतिहास से संबंधित सारे आपको क्या हैं, अच्छे से समझ में आ जाए, याद हो जाए आपको, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। 1848 में, ठीक है, 1848 की फ्रांस की क्रांति राजनीति के फलस्वरूप, ठीक है, क्या हुआ था देखो। निरंकुश राजतंत्र की स्थापना, ठीक है, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना, सीमित राजतंत्र की स्थापना, सैन्य शासन की स्थापना हुई थी या गणतंत्र की स्थापना हुई थी। जिस बच्चे को पता है उस लिख के भेजिए, इसके बाद मैं बता देना। और लिखने अगर टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना, सीमित राजतंत्र की स्थापना और सैन्य शासन की स्थापना और गणतंत्र। तो जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है, फ्रांसीसी राज्य क्रांति हुई थी, तो क्या होता, गणतंत्र की स्थापना हुई थी, क्या हुई थी, गणतंत्र की स्थापना हो गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट ऑप्शन है यहाँ पर। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी, ठीक है। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी, ठीक है।
फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी? देखिए ऑप्शन दिए गए हैं हमें। ऑप्शन है 1815 में, 1830 में, 1848 में और 1871 में। तो राइट आंसर है इसका 1848 में। ठीक है, 1848 में। ठीक है, 1848 में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? ठीक है, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का जो अभ्युदय हुआ था किस देश में हुआ था? ऑप्शन दिए गए हमें, रोम, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका। तो राइट आंसर इसका है आपका इटली। ठीक है, इटली। इटली में क्या हुआ था? अभ्युदय हुआ था किसका? पुनर्जागरण युग का। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस से। नेपोलियन कहाँ का राजा था? फ्रांस का। ठीक है, नेपोलियन कहाँ का राजा था? फ्रांस का। ठीक हो गया। इसके बाद राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? वह है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर आपका जर्मनी। राष्ट्रवाद का कहाँ हुआ था? प्रारंभ हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ठीक है, राष्ट्रवाद का उदय जर्मनी में हुआ था। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ता हूँ। एक बार में अच्छे से वीडियो को तैयार कर लेना है आपने, पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना है, ताकि आपको क्या सारे एमसीक्यू अच्छे से तैयार हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? नाम दिया गया है नीचे। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जूसेपी, जूसेपे गैरिबाल्डी, ऑटोवान विस्मार्क, नेपोलियन। इसमें इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है आपका इसका ऑटोवान विस्मार्क। ठीक है, ऑटोवान विस्मार्क ने क्या किया था? एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी ओटोवान विस्मार्क। ठीक है, ओटोवान। तो याद रखेंगे आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यंग इटली सोसाइटी के का संस्थापक कौन था? यंग इटली, ठीक है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ए गैरिबाल्डी, विस्मार्क, कावूर और मेजनी। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा मेजनी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है मेजनी। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन था? मेजनी। ठीक है, कौन था? मेजनी। इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? ठीक है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन है हमारा ए ज्यूसेपी गैरिबाल्डी, ऑटो वन विस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या है? ज्यूसेपी, ज्यूसेपे। ठीक है, ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। ठीक है, ये ज्यूसेपे गैरिबाल्डी क्या है? राइट ऑप्शन है। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? ज्यूसेपे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ऑटोमन साम्राज्य से आपका क्या तात्पर्य? ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य से आपका क्या तात्पर्य? ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है ऑटोमन साम्राज्य से क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, देखो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। जार का साम्राज्य, ठीक है, हिटलर का साम्राज्य, तुर्की का साम्राज्य, इटली का साम्राज्य। तो ऑटोमन जो था वो कहाँ से? जार के साम्राज्य से संबंधित। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जार का साम्राज्य। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन? जार का साम्राज्य। ठीक है, जार का साम्राज्य इसका क्या है? राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। ठीक है, नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। थोड़ी देर पहले हमने इस पर चर्चा करी इस क्वेश्चन को लेकर के। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ठीक है, नेपोलियन संहिता, और ये वैसे मैं बता चुका तो 1804 है, आपको पता है इसका आंसर। ठीक है, 1804 क्या राइट आंसर होगा? तो इसको हम सीधे लगा देते हैं। बाकी ऑप्शन दिए हैं 1789, 1814, 1820 और 1804। तो 1804 हमारा क्या? ऑप्शन सी हमारा राइट है। ठीक है, हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या? 1804। सन 1804 में क्या नेपोलियन संहिता का निर्माण हुआ था। ठीक है, 1804। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता को प्राय कहा जाता है। ठीक है, 1804 की जो नागरिक संहिता थी फ्रांस की, उसको क्या कहते हैं? नेपोलियन संहिता कहा जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन घुमा के दिया है, इसको हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं, सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो नेपोलियन संहिता 1804, ठीक है, नेपोलियन संहिता 1804 कहाँ की? फ्रांस की, फ्रांस की नेपोलियन संहिता 1804, ठीक है। तो इस नाम से जानता है फ्रांस के 1804 की नागरिक संहिता को। उसके बाद जैकोबिन दल का संबंध था, ठीक है, जैकोबिन दल का जो संबंध था कहाँ से था, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। जिन बच्चों को पता है वो बताते जाइए, मुझे कमेंट जरूर करते रहिए, ठीक है। और जिनको नहीं पता वो देख के अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, याद कर लीजिए इनको, ठीक है। जैकोबिन दल का जो संबंध था किससे था पूछा गया है। जैकोबिन फ्रांस से था, इंग्लैंड से था, जापान से था या भारत से था? तो जैकोबिन जो दल था उसका जो संबंध था वो कहाँ से था आपका? फ्रांस से था। जैकोबिन दल कहाँ से था? फ्रांस से संबंधित था, ठीक है। जैकोबिन दल कहाँ से संबंधित था? फ्रांस से, ठीक हो गया। आंसर हो गया हमारा फ्रांस। इसके साथ आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का चुना गया है, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का चुना गया था? ऑप्शन दिए गए हैं 2, 4, 3 और 5, ठीक है। तो जो फ्रांसीसी क्रांति का झंडा चुना गया था वो 3 रंग का चुना गया था, ठीक है, 3 रंग का चुना गया था, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति का झंडा झंडा कितने रंग का था? 3 रंग का चुना गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जर्मन बलूत का प्रतीक था, ठीक है, जर्मन बलूत का प्रतीक था, किसका प्रतीक था पूछा जा रहा है? वीरता का, स्वतंत्रता का, गुलामी का या एकता का, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आपका अगर जान उत्तर याद है तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मन बलूत का प्रतीक था स्वतंत्रता का, किसका प्रतीक था? स्वतंत्रता का, ठीक है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। जर्मन बलूत स्वतंत्रता का प्रतीक था। इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। जू ज्यूसेपी मैसनी था, ज्यूसेपे मैसनी था, कौन था? फ्रांस का क्रांतिकारी, इटली का क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो ज्यूसेपी मैसनी कहाँ का था? फ्रांस का क्रांतिकारी, ठीक है, सॉरी, एक मिनट, इटली का क्रांतिकारी था। ज्यूसेपी मैसनी कहाँ का था? इटली का, ठीक है, इटली का था रहने वाला वो, इटली का कर्मचारी था, क्रांतिकारी, सॉरी, ठीक है। ज्यूसेपी मैसनी कहाँ का था? इटली का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, किसके कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लगभग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, ठीक है, ये समूह में बटे हुए हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रेडरिक सरायू, लुई फिलिप ग्रिम, फेरी टेल्स और कार्ल वॉलकर, ठीक है, कॉल वॉलकर। तो ऑप्शन क्या है? फ्रेडरिक सरायू। ऑप्शन राइट क्या है आपका? फ्रेडरिक सरायू। किसके कल्पना आदर्श यूटोपिया, ठीक है, यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्र के समूहों में बटे हुए हैं, ठीक है, यूटोपिया, ठीक है, यूटोपिया ध्यान रखना है। यूटोपिया फ्रेडरिक सरायू संबंधित है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। कावूर कौन था, ठीक है, कावूर कौन था? कावूर कौन था आपका? ऑप्शन दिए हैं ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का विदेश मंत्री, सार्डिनिया पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री, सार्डिनिया पिडमॉन्ट का सम्राट, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है आपका? देखिए, राइट ऑप्शन आपका है क्वेश्चन नंबर 20 का सी, ऑप्शन सी होगा आपका राइट, ठीक है। सार्डिनिया पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री था, ठीक है, सीपी का पीएम था ये, सीपी सार्डिनिया पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री था, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। वियना सम्मेलन, ठीक है, वियना सम्मेलन, ठीक है, वियना सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है, वियना सम्मेलन कब आयोजित किया गया? सन 1815 में, ठीक है, सॉरी, मिनट, वियना सम्मेलन कब किया गया? 1815 में, सन 1815 में वियना सम्मेलन किया गया, ठीक है, 1815, सन 1815 में। इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। जॉलवेराइन, ठीक है, जॉलवेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, जॉलवेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिए गए हैं 1848 में, सन 1815 में, सन 1870 में, सन 1834 में। तो राइट आंसर इसका है आपका सन 1834, ठीक है, सन 1834 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है, इसका जो है राइट आंसर है, ठीक है।
और जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो क्या करेंगे, आंसर पहले देंगे मेरे बोल आंसर बताने से पहले आप कोशिश कीजिए कि आपको उत्तर अगर आता है तो आप कमेंट कर पाएँ, ठीक है। और नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, सिंपल अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, नोट करके अपना खुद का टेस्ट ले सकते हैं कि आप कितने आपकी प्रैक्टिस हो रखी है सामाजिक में, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ हुआ, ठीक है। यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ हुआ, ठीक है। यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब आरंभ हुआ, ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं 1850 में, 1848 में, 1830 में, 1821 में, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सन 1821 में क्या हुआ था, यूनानी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन जो संघर्ष था वो चालू हुआ था, ठीक है। संघर्ष कब चालू हुआ, यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ सन 1821 में, ठीक है। 1821 ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट है। तो ये चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर टोटल 23 MCQ क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ते हैं और करते हैं आगे के क्वेश्चन। कम से कम 30 मिनट की वीडियो में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करेंगे और आप लोगों से उम्मीद है मेरे को कि इस वीडियो से आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे और MCQs में अपने मार्क्स क्या करेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। MCQ में कोई भी गलती ना हो, इसलिए क्या करना है, आपने ध्यान से पढ़ लेना और एक ही बार ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको पूरा जो MCQ का है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ लाए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्या होंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। पार्ट का नाम है आपका भारत में राष्ट्रवाद, पार्ट 2 इतिहास में है आपका, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। तो इसमें देखो ऑप्शन दिए गए हैं 1882 में, 1884 में, 1885 में, 1886 में। तो राइट ऑप्शन है आपका 1885 में। सन 1885 में क्या होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे आज की डेट में क्या खाली कांग्रेस के नाम से भी हम जानते हैं। कांग्रेस एक जो राजनीतिक दल है वही क्या है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता था उसे, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में राष्ट्रवादी लोकगीतों और जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव गांव क्यों घूमे, ठीक है। भारत में जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने लोकगीतों जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव गांव क्यों घूमे, ये बताना। ऑप्शन दिए गए हैं आपके, ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन ए, राष्ट्रवादी अपनी संस्कृति का अध्ययन करना चाहते थे, राष्ट्रवादियों ने इन्हें प्रकाशित कराकर धन कमाना चाहा। नंबर सी है, राष्ट्रवादियों ने यह इसलिए किया कि जिससे वे परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश कर सकें। और नंबर ऑप्शन डी है, राष्ट्रवादी लोग संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, राइट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है यहाँ पे, राइट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, ये हमारा राइट ऑप्शन है कि राष्ट्रवादियों ने यह इसलिए किया कि जिससे वे परंपरागत संस्कृतियों को सही तस्वीर पेश कर सके, ठीक है। जो परंपरागत संस्कृतियां थी उनकी क्या सही तस्वीर सामने लाई जा सके दुनिया के, तो इसलिए उनने क्या करा, उन पर जो गांव गांव घूम के इकट्ठा किया, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, वंदे मातरम गीत के लेखक थे, ठीक है। वंदे मातरम गीत के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। नंबर बी है रविन्द्रनाथ टैगोर। नंबर सी, ऑप्शन सी है आपका शरत चंद्र चटर्जी, ठीक है। और डी है अवनींद्र अवनींद्र नाथ टैगोर, ठीक है, अवनींद्र नाथ टैगोर। तो ये चार ऑप्शन दिए गए। वंदे मातरम गीत के जो लेखक थे वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, सॉरी, ठीक है, चटर्जी, ठीक हो गया, चटर्जी थे। और उसके बाद क्वेश्चन बचा, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। हिंद स्वराज, ठीक है, ध्यान दीजिए, हिंद स्वराज नाम के नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो पहला ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन पढ़ लेते पहले। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, स्वराज पाल और पंडित नेहरू, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, स्वराज पाल नहीं है। ऑप्शन क्या है सही इसमें, हिंद हिंद स्वराज के जो नामक पुस्तक के जो लेखक थे वो थे महात्मा गांधी। कौन थे, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। महात्मा गांधी ने लिखी थी स्वराज, हिंद हिंद स्वराज के नाम से जो पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने लिखी थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा और वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।
तो ऑप्शन हमारा हो गया बी राइट क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? सन 1915 में, सन 1916 में, सन 1918 में, सन 1924 में। देखिए आसपास की डेट दे रखी है, तो यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, कई बार कंफ्यूज होते हैं। ध्यान देना, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या करना है, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सन 1915 में। ठीक है, सन 1915 में महात्मा गांधी कहाँ, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, सन 1915 में। ठीक है, याद रहेगा, सन 1915 में महात्मा गांधी, 1915। ठीक है, 1915। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरा चौरी नहीं चोरी चौरा, ठीक है, चोरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? ठीक है, चोरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? ठीक है, सन 1922 में, सन 1924 में, सन 1925 में, सन 1930 में। ठीक है, तो सन 1922 में हुआ था चोरा चोरी कांड। कब हुआ था? चोरा चोरी कांड हुआ था सन 1922 में। ठीक है, सन 1922 में क्या हुआ था, चोरा चोरी कांड हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान किसने बताया था? अछूतों को, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान किसने बताया था? इसका ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भगत सिंह ने और खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन ए, अछूतों को हरिजन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सत्याग्रह क्या था? ठीक है, सत्याग्रह क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, सत्याग्रह क्या था, शुद्ध आत्मिक बल, कमजोर का हथियार, भौतिक या शारीरिक बल और हथियारों का बल। तो सत्याग्रह क्या था? सत्याग्रह था शुद्ध आत्मिक बल था। क्या था? आत्मिक बल था। ठीक है, शुद्ध आत्मिक बल था कौन? सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? ठीक है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ ये बताना। सन, ऑप्शन दिए गए हैं, सन 1917 में, 1919 में, 1921 में, 1924 में। ठीक है, चार ऑप्शन दिए, 1917, 1919, 1921, 1924 में। तो ऑप्शन इसका जो राइट है वो है आपका ऑप्शन 1919 में। सन 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। ठीक है, जो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था वो हुआ था सन 1919 में। ठीक है, सन 1919 में क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। तो ये हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया सन 1919। इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ठीक है, गलत कथन बताना है हमें। ठीक हो गया, तो पहला है, उनका दावा था कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं। ठीक है, नंबर 2, वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे। नंबर 3, वह गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे। और नंबर 4, उन्होंने लोगों को शराब छोड़ने की प्रेरणा दी। ठीक है, चार ऑप्शन है, चार में से आपका जो राइट ऑप्शन है इसमें क्या कहा गया, अल्लूरी सीताराम राजू के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो गलत कथन कथन हमारा ऑप्शन सी है कि वो क्या थे, सिद्धांत पर विश्वास करते थे। किसके? महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन, अहिंसा के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं था। ठीक है, वो जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं, थे, मतलब सॉरी, अल्लूरी सीताराम राजू थे, वो महात्मा गांधी का अहिंसा के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन पढ़ लीजिए, 5 मार्च 1931, 5 जून 1932, 5 अगस्त 1933, 5 मार्च 1934। तो जो राइट आंसर है वो आपका वो है 5 मार्च 1931।
ठीक है, 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, 5 मार्च 1931 को क्या गांधी इरविन समझौता हुआ था। सन 1931, ध्यान दीजिए, 5 मार्च सन 1931। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। ठीक है, कब आरंभ किया। ठीक है, ये बताना है कब आरंभ किया। ठीक है, 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1924 में। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है हमारा, 1920। सन 1920 में किया। ठीक है, सन 1920 में किया। इसके साथ बढ़ता हूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस स्थान की हिंसक घटना के कारण, ठीक है, गांधी जी ने सन 1922 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया। ठीक है, 1922 में क्या किया, असहयोग आंदोलन को रोक दिया। ठीक है, किया शुरू 1920 में था, 1920 में, एक मिनट बता दे रहा हूं, 1920 में शुरू किया और 1922 में रोक दिया। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्यों किया था, क्यों किया था, गोरखपुर में जो घटना हुई थी, चोरा चोरी घटना हुई थी, सॉरी एक मिनट, सॉरी कुछ कन्फ्यूजन है। क्या है, किसी स्थान में हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने सन 1922 में असहयोग आंदोलन रोक दिया, अथवा असहयोग आंदोलन ने किस स्थान पर हिंसक रूप लिया। ठीक है, तो जो इसका है आंसर, असहयोग आंदोलन क्या, चोरा चोरी की जो घटना हुई थी उसके कारण। ठीक है, चोरा चोरी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन दिया है गोरखपुर, चंपारण, चोरा चोरी और कराची। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है वो है आपका चोरा चोरी, चोरी चोरा सॉरी। ठीक है, चोरी चोरा ये है। ठीक है, असहयोग आंदोलन क्या। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, किस स्थान पे हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने सन 1922 में असहयोग आंदोलन रोक दिया, चोरी चोरा। ठीक है, क्लियर हो चुका है। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में जिस मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया वह थी। ठीक है, कौन सी मांग थी पूछा गया है। ए 1929 में मांगी मांग को माना गया। ठीक है, ए पूर्ण स्वराज की मांग, बी करों में कटौती की मांग, सी सैन्य व्यय में कमी की मांग, और ये सभी। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका, कांग्रेस की जो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें औपचारिक रूप से क्या मांगा था, पूर्ण स्वराज की मांग को किया गया था। ठीक है, औपचारिक रूप से मान लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया। ठीक है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, चंपारण में किया था। कहाँ किया था, ऑप्शन ऑप्शन हमारा क्या है, चंपारण राइट ऑप्शन है। चंपारण में गांधी जी ने किया था, पहला सत्याग्रह किया था। ठीक है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, चंपारण में किया था। ठीक है, उसके आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 16 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया महात्मा गांधी ने। ठीक है, ऑप्शन है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। नमक का प्रयोग अमीर गरीब सब करते थे, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। नंबर 3, नमक तैयार करने के लिए सरकार का एक अधिकार था। तो ऑप्शन क्या है, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन क्या है, चार तीनों कारण जो दिए हैं सही है तीनों ऑप्शन, तो इसलिए ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सभी कारण थे क्योंकि नमक का प्रयोग क्या अमीर और गरीब सब करते थे, और नमक भोजन का क्या एक अभिन्न अंग है। ठीक है, एक हिस्सा था, और उसके बाद नमक तैयार करने का जो उससे पहले अधिकार था केवल ब्रिटिश सरकार के पास ही था। ठीक है, तो इसलिए क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर नमक के अत्यधिक महत्व दिया। ठीक है, नमक को। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन पढ़ लेते पहले। 1920 में, 1927 में, 1930 में और 1935 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 1930 में चलाया गया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया था, 1930 में, सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था।
तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अच्छे से कर लिया होगा तैयार आप लोगों ने। आगे बढ़ता हूँ इसी के साथ। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था, क्या था? असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो क्या था? ठीक है, किसके कारण से असहयोग आंदोलन वो किया था? तो इसका जो आंसर है 18 का ऑप्शन दिए, पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए। रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा की घटना। ठीक है, तो क्या है? असहयोग आंदोलन की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान देना है, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के लिए क्या था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? इसकी ये किस वजह से हुआ था? ये हुआ था रॉलेट एक्ट की वजह से। असहयोग आंदोलन किसकी वजह से था? रॉलेट एक्ट जो आया था भारत में, इसकी वजह से हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट। ठीक है, मुख्य कारण रॉलेट एक्ट था। आगे बढ़ता हूँ इसका। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने, या महात्मा गांधी ने? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी। करो या मरो का जो नारा दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो, महात्मा गांधी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 20, उस नेता का नाम बताइए जिसकी मृत्यु साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के दौरान हुई। ठीक है, उस नेता का नाम बताइए जिसकी मृत्यु क्या साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के दौरान हुई। तो ऑप्शन दिया है राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, लाला लाजपत राय। तो इसका जो राइट आंसर है लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट आंसर है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? राइट आंसर, लाला लाजपत राय। टोटल हमने 2 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर दिए एमसीक्यूज के। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमसीक्यू कहीं से भी कुछ भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपने क्या करना है? सभी को अच्छे से देख के तैयार कर लेना है। किसी भी क्वेश्चन से आपके बन सकते हैं, तो इसलिए और कोशिश हमारी ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चन में एमसीक्यूज के यहीं करा दूं आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बोर्ड में। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन को आपको लेकर चल रहा हूँ। इसमें से कई क्वेश्चन आपके क्या है बोर्ड एग्जाम में 23 में भी आ रखे हैं, 24 में भी आ रखे हैं और 22 में भी आ रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यहाँ तक पसंद में आई होगी, और इससे आगे में के जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। इसका पहला पार्ट हमारा हो चुका है, 5 से 6 वीडियो हमने टोटल बनानी है इस एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज में सामाजिक विज्ञान की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई और वीडियो से कुछ सीखने को मिला आज आपको, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से मेहनत कीजिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।